हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस का 5वां चैप्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। यहाँ पे फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, यानी हमारे जीवन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो उसको बोलते हैं हम सेल। तो सेल क्या होता है? सेल जो होता है, सेल एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट का मतलब यानी हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, ऐसी फंक्शनल यूनिट जो सारे वर्क करती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं, खुद सारे वर्क करती है। और ये जो वर्क करती है कौन करती है? ये करती है हमारी सेल, ये वर्क करती है सेल। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और सेल की जो खोज की थी सबसे पहले, वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, और ये खोज की थी एक कॉर्क शीट में की थी। और कॉर्क शीट क्या है? एक डेड सेल होगी, डेड सेल यानी मृत कोशिका। यानी जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। और जो लिविंग सेल थी, लिविंग सेल की खोज सबसे पहले ल्यूएन हुक ने की थी। तो सेल की खोज तो हो गई, और हमें पता चला कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। अब बेसिक यूनिट कैसे है, क्या है, इसको देखेंगे। तो जैसे हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। हमें पता है ये हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? हमारे छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी होती है। हमारे जो छोटे छोटे अंग होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू टिश्यू जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये ब्लड सेल्स, या फिर नर्व सेल, या फिर वाइट ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स में आ जाती हैं, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स, और स्पर्म सेल और ओवम सेल। ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं, यानी हमारी बॉडी इन्हीं सेल से मिलकर बनी होती है। और जो हमारी त्वचा होती है वो भी उसमें मिलकर बनी होती है कई सारी सेल से। और हमारी हड्डियाँ यानी बोन सेल भी इन सेल्स, बोन जो होती है हड्डी, वो भी सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल हो गया सबसे छोटे एक यूनिट हो गई जिससे जो फंक्शन करती है। अब जैसे ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम चलो सेल की बात करें। जैसे ये एक सेल है, तो इस सेल में हम देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसमें दो चीज़ हैं। एक हमें बीच में एक सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है, और इसके चारों तरफ एक लिक्विड टाइप का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो दो भागों में इसको बांट के देखते हैं। तो सेल को पहले हम देखते हैं कि सेल को हम कितने, ये तो हमने इस सेल को दो भागों में बांटा। अब हमारी जो पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी पर कितने प्रकार के सेल पाई जाती हैं? तो हमें जो मेनली दो तरह की सेल मिलेंगे देखने के लिए, टू टाइप्स की सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब होता है प्राइमरी, यानी पहले, जो सबसे पहले आई हो सेल वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एक यूकैरियोटिक मतलब यहाँ पे बाद में हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक के बाद वाली। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी? जो यानी पृथ्वी पर सबसे पहले सेल आई होगी। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो सेल आई होगी, और सेल क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है? सेल से मिलके बने होंगे। और कुछ लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। ये जो डायग्राम है ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, और ये बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि इसको बिना सूक्ष्मदर्शी के यानी बिना माइक्रोस्कोप के देखना इम्पॉसिबल है। यानी अगर मैंने ये पॉइंट लगाया, ये जो पॉइंट लगाया मैंने, इस पॉइंट में लगभग, जितना बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट में लगभग हजारों बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा ला सकते हो कि कितनी छोटी सेल होगी। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो जो सेल होती है वो सेल होती है उनकी प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया की सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। अब बैक्टीरिया सेल में होता क्या क्या है इसको देख लेते हैं। कि जो बैक्टीरिया सेल होती है उसमें सबसे बाहरी ओर, सबसे बाहर की बात करें तो एक कैप्सूल होता है। सबसे बाहर की ओर एक कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल होता है। और कैप्सूल जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और उस कैप्सूल के अंदर एक लेयर और होती है जो होती है सेल वॉल। सेल वॉल
सेल वॉल भी इस सेल को प्रोटेक्ट करती है कि इससे चीज़ें अंदर या बाहर ना जा सकें या फिर ये इसका अस्तित्व बना रहे। और इसके नीचे एक मेम्ब्रेन और झिल्ली और होती है मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसके बीच में एक लास्ट, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूक्लियोइड होता है और एक होता है साइटोप्लाज्म। यानी ये जो हमको इसके डॉटेड दिखाई दे रहा है लिक्विड वाला भाग जो है ये कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोइड, ये जो हमको धागे जैसी संरचना मिल रही है ये न्यूक्लियोइड होता है। और ये न्यूक्लियोइड के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है और इसमें हमें कुछ एक संरचना मिलेगी। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको चलना तो होगा, तो इधर से उधर जाने के लिए क्या होगा, इसके पास एक फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला की वजह से ही ये मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। कुछ इसमें पाइलस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया भी बोलते हैं, इनसे भी ये मूवमेंट करता है बैक्टीरिया। तो एक तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो हमको मिलेगी वो किस में मिलेगी, बैक्टीरिया में मिलेगी। और बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हमको उसको देखना इम्पॉसिबल होता है। और यूकैरियोटिक सेल में अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी भी होती हैं। बहुत ज़्यादा छोटी है मतलब कि उसमें कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल होती हैं जो केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, तो लगभग बैक्टीरिया के बराबर होगी। और बाकी इनके अलावा जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे या फिर इंसान जानवर, ये सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। जितनी बैक्टीरिया के अलावा जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती हैं। और प्रोटोजोआ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनके अंदर केवल एक ही सेल होती है, यानी एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटोजोआ में अगर बात करें तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है लेकिन वो सेल सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी एक ऐसा जीव जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, और सेल तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो हमको ऐसे ही देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। तो अब बाकी इसके अलावा जो होते हैं, इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल के एनिमल होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है और प्लांट्स के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है। चींटी, मच्छर जितने भी हैं सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम एक चींटी की बात करें, तो चींटी कितनी होती है, जरा सी चींटी होती है। तो चींटी जो होती है उसमें भी लाखों करोड़ों कोशिकाएं यानी सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। यानी एक चींटी के अंदर करोड़ों यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी, तो वो उससे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दो तरह की यूकैरियोटिक सेल होती हैं, एक तो जो प्लांट्स के अंदर होती हैं और एक एनिमल्स के अंदर होती हैं। तो सेल, जो यूकैरियोटिक सेल को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो दो सेल हो गई। अब यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं इन दोनों में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस देखते हैं इसमें। तो डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, देखो हम अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में हमको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बीच में, ये एक नाभिक दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। लेकिन हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा। ये जो धागे जैसी संरचना है ये न्यूक्लियोइड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कब होगा कि जब ये जो न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड सिर्फ एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो जाए इस तरीके से, तो न्यूक्लियस बन जाता है। लेकिन ये तो मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। लेकिन ये जो इसके अंदर जो होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें भी क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होगा। जैसे डीएनए इसके अंदर है, डीएनए न्यूक्लियोइड के अंदर, डीएनए यहाँ पे भी होगा। लेकिन इसका जो डीएनए का मटेरियल होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। जैसे ये जो संरचना है इसके अंदर बंद होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये वेल डेवलप होता है। तो प्रोकैरियोटिक डेवलप सेल नहीं होती ये, और ये जो होती है वेल डेवलप सेल होती है। अब यूकैरियोटिक सेल में हमको और भी चीज़ें देखने मिलेंगी, जैसे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हम प्रोकैरियोटिक सेल में ये संरचना देखने नहीं मिलेगी हमको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं नहीं मिलेगा हमको। और क्या नहीं मिलेगा हमको इसमें ये गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगी देखने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात यहाँ पे लाइसोसोम,
देखो गोल्गी बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर राइबोसोम मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम होगा, ये राइबोसोम है इसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है, गोल्गी बॉडी है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडी नहीं होती। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। और इसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब देखो ये दो भागों में हमने इसका देखा डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है। तो जो मतलब इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स जैसे ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वेल डेवलप होते हैं और मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन वो वेल डेवलप नहीं होते, मेम्ब्रेन द्वारा नहीं होते, घिरे हुए नहीं होते। जैसे इसमें न्यूक्लियोलाइड्स है, न्यूक्लियोलाइड्स मेम्ब्रेन द्वारा वो घिरा हुआ नहीं है। तो अब अगर हम बात करें, ये तो डिफरेंस हो गया। अब अगर हम इसमें देखें कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल दो तरह की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हमको देखो प्लांट सेल में एक चीज़ देखने को मिलेगी। एक चीज़ ये है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, और सेल वॉल ये है यहाँ पे हमको दिखाई देगी। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कहीं भी हमको सेल वॉल नहीं दिखाई देगी। तो सेल वॉल नहीं होती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या, प्लांट सेल के अंदर एक ये लार्ज वैक्यूल दिखाई देगा। वैक्यूल मतलब खाली जगह, तो ये वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। इसके अंदर वैक्यूल दिखाई नहीं देता। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं होता, हालांकि वैक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो वैक्यूल हो गए। तो ये कुछ संरचनाएं हमको डिफरेंस इसमें देखने मिलेगा। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब सेम होंगे दोनों के अंदर। जैसे क्या, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये एक चीज़ संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हमको देखने मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर गोल्गी बॉडी है, इसके अंदर भी गोल्गी बॉडी देखने मिलेगी हमको। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर भी गोल्गी बॉडी होगी, और गोल्गी बॉडी ये है, ये जो है ये गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये इसमें सिमिलरिटी है। और एक डिफरेंस और होता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस होता है कि ये इनके अंदर प्लांट सेल के अंदर एक नई संरचना और होती है जो होती है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। तो ये अभी हमने सेल ऑर्गेनल्स देखे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने सिर्फ डिफरेंस देखा, दो डिफरेंस देखे। एक डिफरेंस देखा हमने, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा। दूसरा डिफरेंस देखा हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस देखा। अब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो सारी चीज़ें हम उसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये एक सेल है, ये एक एनिमल सेल है, पूरी एनिमल सेल ले ली हमने ये। और इस एनिमल सेल में हम दो भाग दिखाई दे रहे हैं हमको। एक भाग जो सॉलिड भाग है, ये वाला मिडिल वाला सॉलिड भाग दिखाई दे रहा है, और एक भाग जो लिक्विड वाला भाग है ये। तो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये वाला जो भाग होता है, लिक्विड टाइप का भाग होता है, ये जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये वाला भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और इसके अंदर ये वाला जो भाग है ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, नाभिक। और जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ बोलते हैं तो इन दोनों को एक साथ नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया कि सेल के अंदर जितना भी कुछ होता है वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर न्यूक्लियस को हटा दें, प्रोटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस को हटा दें तो बाकी जो बचेगा ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो दो भाग हो गए, एक प्रोटोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। तो अब देखो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हो गए। अब इस सेल जो है हमारी, ये जो पूरी एक सेल है, ये एक जो पूरी सेल है, ये पूरी एक सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली। मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी
ऐसी होती है, झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, जिससे कुछ चीज़ें आर पार उसके जा सकते हैं। जैसे मच्छरदानी होती है, तो मच्छरदानी से कुछ छोटी चीज़ें ही उसके अंदर जा सकती हैं, बड़ी चीज़ें जैसे मच्छर नहीं जा सकते उसके आर पार। तो सेम चीज़ ऐसी होती है, इसके ऊपर एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन द्वारा ये पूरी सेल कवर होती है, चारों तरफ से कवर होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होती है कि इसको हम लार्ज करके देखें तो ये इस तरह की होगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल के अंदर जा सकती है इसके थ्रू, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि इसके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है वो फंक्शन क्या करती है। तो दो फंक्शन करती है, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब जैसे हमारे पास एक बीकर है, तो इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें एक पानी भर रखा है, ये जो है इसमें वाटर है। और इसमें हमने क्या करा, इंक डाली, कुछ जो ब्लू कलर की इंक है, इस इंक को डाला, इसमें ऐड किया हमने। अब जैसे ही हम इंक को ऐड करेंगे तो क्या होता है, ये इंक जो होती है, सब इंक का कलर पूरे पानी में धीरे धीरे फैलने लगता है। तो अब हम यहाँ पे देखें, चीज़ नोटिस करें तो क्या देखने मिला हमें यहाँ पे कि ये जो इंक है, इस इंक में जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसका कंसंट्रेशन कैसे होता है, हाई होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हाई होता है तो यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है, और जो वाटर है इसमें क्या है, H2O है, H2O यानी पानी। और पानी का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। तो अब पानी का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे इंक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का, जो इंक के पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से होगा, वो होगा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें हाई कंसंट्रेशन, इंक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल जो होंगे इसके इस तरह से चारों तरफ फैल जाएंगे, तो लो कंसंट्रेशन में फैल जाएंगे। और पूरा सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, एक येलो कलर हो जाएगा, यानी पानी का जो कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि इंक जो है इस पूरे पानी में घुल गई, यानी इंक के मॉलिक्यूल पूरे पानी में इधर उधर मूवमेंट करके पहुंच गए, घुल गए। तो इसमें मूवमेंट कहाँ से हुआ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हुआ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें अगर हम इस इंक की जगह अगर शुगर डाल दें या फिर सॉल्ट डाल दें, नमक डाल दें, तो नमक भी क्या होगी, नमक कैसे होती है, सॉलिड होती है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, जैसे इसमें हम सॉलिड डालेंगे, नमक डालेंगे, तो उसके पार्टिकल इस तरह से घुलने लगेंगे, और घुलने के बाद इस पूरे वाटर में फैल जाएंगे। तो इसमें मूवमेंट से दो सॉलिड के पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से हुआ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ हुआ, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट हुआ। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अभी केवल हमने डिफ्यूजन के बारे में समझा, डिफ्यूजन क्या है। अब ऑस्मोसिस समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, इसमें वर्क कैसे करता है, अभी इसको समझेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमने क्या करा, हमने दो तरह के दो सॉल्यूशन लिए, एक गिलास लिया और उसमें हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी। ये जो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं कि बीच बीच में थोड़े से इसमें पोर हैं जिससे आर पार कोई चीज़ें जा सकें, जैसे ये जो है यहाँ पे पोर्स है। अब ये जो पोर्स हैं, यहाँ पे जो छिद्र हैं, ये क्या कर सकते हैं कि इससे कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ें, यानी जितनी ये छोटी है इससे इतने लगभग छोटे मॉलिक्यूल इससे आर पार जा सकते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल आर पार नहीं जा सकते। तो इसमें हमने क्या करा है कि दो बराबर वॉल्यूम हमने क्या करा, यहाँ पे हमने H2 ले लिया, H2 पानी ले लिया, और दूसरी चीज़ हमने क्या लिया है, साल्ट मॉलिक्यूल, मतलब साल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, पानी भी है और नमक भी डाल दिया। यानी ये जो येलो कलर के हमको दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन कलर के, ये क्या है, साल्ट के मॉलिक्यूल हैं। तो साल्ट के मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, हमने इस तरह से मान लिया कि इसमें एक ही आयन है साल्ट का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे जो है साल्ट में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन कम है और इधर क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। और डिफ्यूजन में क्या होता था, डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल का, वो कहाँ से हो रहा था, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता मूवमेंट। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, और ये जो मूवमेंट होता है इसमें एक मेम्ब्रेन द्वारा होता है,
और यहाँ पे मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इधर की ओर चले गए, यहाँ से इधर की ओर चले गए। लेकिन ये यहाँ पे जो साल्ट है, साल्ट का जो पार्टिकल है वो कैसा है, लार्ज पार्टिकल है। तो लार्ज पार्टिकल है और लार्ज पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के आर पार जा नहीं सकता। तो यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे भी एक ही पार्टिकल है, तो ये इधर जा नहीं सकता। तो यहाँ पे जितना पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे उतने रहेंगे, लेकिन वाटर के मॉल के इधर जा सकते हैं। और ये कब तक जाएंगे, जब तक कंसंट्रेशन दोनों में बराबर ना हो जाए। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्लियर है। दो चीज़ हो गई, दो प्रोसेस हो गए, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, जैसे ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके सेल के चारों ओर, तो इसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। तो जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन इस तरह से होता है कि जो हमारे बाहर जो भी इन्वायरमेंट है, यानी हमारे सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, और सेल के अंदर कम होता है। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, यानी हमारी जो सेल है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन कम होगा, और बाहर यानी सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट का होता है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की हो। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम क्यों होता है, क्योंकि सेल क्या करती है, उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, और बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो अब यूज़ कर लेगी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी तो अंदर क्या होगा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन जो सेल है हमारी, सेल के अंदर किसका ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया, और बाहर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया। तो अब इसमें डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, O2 गैस है, वो O2 गैस इस मेम्ब्रेन के द्वारा इस सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, अंदर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, और बाहर क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की ओर होगा, ये होगा यहाँ पे मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की ओर। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो गया, ये डिफ्यूजन हो गया। यानी हम जो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन वो जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से फिर कहाँ जाती है, वो सेल में जाती है। और हमारी जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो किस प्रोसेस के द्वारा जाती है, वो जाती है डिफ्यूजन के द्वारा। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये होता है ये जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये बाहर चली जाएगी। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए। अब ये तो ये हो गया, डिफ्यूजन हो गया। अब ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट क्या हुआ, जब सेल के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर H2 मॉलिक्यूल की कमी हो गई, और H2 मॉलिक्यूल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। और बाहर क्या होगा, यानी बाहर का मतलब क्या है, ब्लड में H2 की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ब्लड में कंसंट्रेशन H2 की जब मात्रा ज़्यादा होगी तो H2 होगा बाहर ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा। तो सेल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अब यहाँ पे होगा ऑस्मोसिस होगा, यानी जो मूवमेंट होगा वो वाटर का मूवमेंट किसकी ओर होगा, हाई कंसंट्रेशन की ओर। हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है, वो सेल के अंदर है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, और बाकी जो सॉलिड मटेरियल है और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जहाँ कम होगा कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अब मूवमेंट होगा ब्लड से, जो ब्लड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो सेल के अंदर चले जाएंगे। यानी हमारी सेल को जो वाटर चाहिए होगा, वाटर जो एब्जॉर्ब करती है या फिर वाटर को बाहर करेगी, वो दो प्रोसेस के थ्रू, वो उस प्रोसेस के थ्रू करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब इसमें और भी कुछ पार्टिकल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे इसके अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया हम सेल में अगर देखें तो ये हमारी सेल है, और इस सेल में हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आ गया, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि जितनी भी एनर्जी हमको मिलती है खाने पीने से, ये प्लांट सेल में है और ये एनिमल सेल के अंदर भी दोनों में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमें जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जी को कौन स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब एनर्जी स्टोर करने के बाद क्या करता है वो, अब जब हमको जरूरत पड़ती है, जैसे हमने क्या काम करा और काम करने के बाद थक गए, हम जब थकते कब हैं? जब एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है। और थकने के बाद जब आराम करते हैं तो हमें फिर आराम करते हैं तो हम वो एनर्जी थकान होती है वो उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वो थकान कैसे ख़त्म हो जाती है कि जो हमारी एनर्जी स्टोर थी, हमारी जो एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर थी, वो फिर क्या हो जाती है कि वो यहाँ से निकल के बाहर की ओर चली जाती है। और ये एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। तो एनर्जी यहाँ से जब निकल जाती है बाहर की ओर तो सेल को मिल जाती है, और हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, यानी एनर्जी सेल के अंदर आ गई दोबारा। तो जब एनर्जी सेल के अंदर आ जाएगी, यानी हमारी बॉडी के अंदर आ गई, तो हमारे अंदर जो थकान थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस को क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसको इकट्ठा करता है। यानी एनर्जी को इकट्ठा करके कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा करके रखता है। और इसमें दोनों एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों का काम यही होता है। और इसमें एक संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट होती है, जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, जो प्लांट सेल के अंदर होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि इसकी वजह से पत्तियाँ ग्रीन दिखाई देती हैं, और ये क्या करता है? न्यूट्रिशन बनाता है। यानी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ, पौधों की जो पत्ती होती है वो ग्रीन दिखाई देती हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब देखो इसके अंदर हम देखें कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचना होती है, सिक्के जैसी संरचना होती हैं, और इन सिक्के जैसी संरचना को हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। थाइलेकॉइड बोलते हैं, ये सिक्के जैसी संरचना होती है, थाइलेकॉइड बोलते हैं। और इसी में क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें खाना भी बनता है और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। यानी वो ये जो क्या करता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो सूर्य की किरणें से 7 कलर के हमको 7 कलर मिल रहे हैं, उन 7 कलर में से लगभग सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वही ग्रीन कलर हमारी आंखों पे पड़ता है। तो वो चीज़ें कैसी दिखाई देती है? हमको ग्रीन दिखाई देती है। इसलिए पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। इसलिए हमारी बॉडी हरी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक संरचना और हमको दिखाई दे रही होगी। ये जो संरचना है ये कहलाती है हमारी गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का काम होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जिस भी सेल ऑर्गेनल्स में ज़रूरत पड़ती है या फिर दूसरी सेल में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो ये अपना न्यूट्रिशन, यानी जो एब्जॉर्ब किया है न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। अभी एनिमल सेल है तो दूसरी एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करेगा, तो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है ये ट्रांसपोर्ट का वर्क भी करती है। और यहाँ पे एक देखो संरचना और मिलेगी हमको देखने के लिए। यहाँ पर ये जो संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और दोनों सेल में देखने मिलेगी, चाहे गोल्जी बॉडी हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों हमको सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने मिलेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का ढांचा होता है जो एक शेप देती है हमको, सेम इसी तरीके से सेल में भी क्या होता है? सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो एक ढांचे की तरह वर्क करता है। और इसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें 2 तरह का होता है, एक तो खुदरा टाइप का होता है और एक होता है स्मूथ। जैसे ये है, इसमें हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें वो दाने दाने से लगे हुए हैं, दाने दाने से हैं। तो दाने दाने से क्या होता है? ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाता है, इसलिए ये कैसा होता है? खुदरा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग कैसा होता है? वो स्मूथ होता है, जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। जैसे ये हम इसमें देख रहे हैं कि इस पर कोई हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहलाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। और जिस पे राइबोसोम अटैच होंगे वो कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखी।
और इसमें देखो एक संरचना हम देखते हैं कि संरचना कौन सी है, ये है लाइसोसोम। ये जो है ये लाइसोसोम है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये जो हम होल टाइप का दिख रहा है, एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है लाइसोसोम। इसका काम होता है, इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है इसको मेंटेन करना चीज़ों को, कि जैसे कोई सेल ऑर्गेनल्स ने काम करना बंद कर दिया। देखो सब जीवित होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। अब इनके भी लाइफ टाइम होता है कि ये मर जाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, यानी मर गया ये। तो मर गया तो क्या करेगा, ये जो लाइसोसोम है एसिड निकालेगा और एसिड निकालने के बाद क्या करेगा, इसको गला देगा और गलाने के बाद इसमें जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर ये इसको नहीं गलाए तो डेड बॉडी इसकी ऐसे इसमें घूमती रहेगी सेल के अंदर और बहुत सारी डेड बॉडी इकट्ठी हो जाएंगी। और जब क्या कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि ये जो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स काम करने बंद कर देते हैं। जैसे हमको चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो सेल क्या हो जाती है, वो सेल मर जाती है, यानी सेल जो उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम फटने के बाद इसके अंदर जितना भी एसिड होता है वो पूरी सेल के अंदर क्या होता है, फैल जाता है और इसमें जितना भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी पूरी सेल को नष्ट कर देता है। तो इसलिए यानी जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इसने पूरी सेल को नष्ट कर दिया, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी बोलते हैं। तो इसकी ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स थे। अब देखो इसमें जैसे एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स है इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, जो है एक लार्ज वैक्यूल है। और लार्ज वैक्यूल का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है या फिर फूड है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसमें होता क्या, खाली होता है, हवा भरी होती है। तो जब इसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर एक्स्ट्रा फूड होता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, लार्ज वैक्यूल का काम होता है ये होता है। और ये जो है इसी वजह से थोड़ा सा ये कैसे होता है, लचीलापन इनके अंदर होता है। और इसके अंदर एक चीज़ और हमें को देखने मिलेगी, सेल बॉल, कि जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। लेकिन सेल बॉल प्लांट सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये सेल बॉल प्रेजेंट है। सॉरी, और नो, हाँ ठीक है। तो सेल बॉल जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर भी प्रेजेंट है और इसमें प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और ये सेल बॉल होती है, सेल बॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये जो सेल बॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज कैसा होता है, बहुत हार्ड प्रोटीन होती है। सेलुलोज एक प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं हम उसको, मतलब प्रोटीन होती है जो हार्ड होती है। तो इसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हार्ड होते हैं। जो प्लांट्स की लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी कैसे होती है, हार्ड होती हैं, वो किसी वजह से होती हैं, सेलुलोज की वजह से। और इसी सेलुलोज किस में प्रेजेंट नहीं होता। और ये सेलुलोज जो होता है हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा होता है, हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से ही हमारे सेल में, हमारे स्टमक में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो हमने ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जाना। अब देखो प्लांट सेल अगर थोड़ा सा हम व्यू देखें, जैसे ये हमारी एक पत्ती है और पत्ती के ये हमने एक जूम करके देखा है कि ये जो टिश्यू हैं, काफ़ी सारे टिश्यू, और इन टिश्यू में क्या है, ये सेल्स प्रेजेंट हैं, छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट हैं। और इन सेल्स से मिलकर टिश्यू बनेंगे और टिश्यू से मिलकर बनेंगे पत्तियाँ या फिर स्टेम और ये जड़ वगैरह बनेंगे। और यहाँ पे हमने जो देखा था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो देखा था हमने, क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरो का मतलब होता है कलर्ड, और तो क्लोरोप्लास्ट का तो कलर्ड होता है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है आपका यहाँ पर होता है वाइट या फिर कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है रूट में, यानी जड़ों में प्रेजेंट होता है। इसलिए जड़ें कैसी दिखाई देती हैं, वाइट कलर की दिखाई देती हैं। और बाकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से ही ये कैसी दिखाई देती हैं, जड़ें सफ़ेद दिखाई देती हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और बाकी ये हमने ये जो चीज़ें हैं हमने और एक्स्ट्रा ये चीज़ें हमने उसमें बता रखी हैं से अपने हमारे पहले लेक्चर में। तो पहले लेक्चर देख सकते हो इन चीज़ों के बारे में कि जो सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे लार्ज सेल कौन सी है। तो उसे जानने के लिए हमारा पहला लेक्चर देखो।